सर की आवाज शानदार थी और बिल्कुल लता जी की याद दिला रही थी। मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे गोरखनाथ बाबा कुछ कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप नॉन स्टॉप हंसने के लिए तैयार हो जाए यार। देखो ताली सर ऐसे बजाओ जैसे कोई बड़ा अफसर बजा रहा हो। बड़े अफसर ऐसे बजाते हैं सर, और सर ऐसे बजाते हैं, हाथ नहीं भिड़ते उनके। तो मैंने एक से पूछा भाई हाथ भिड़ जाएंगे तो मेरे बच्चे पड़ जाएंगे। बोला तो बावड़ा है, इन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं, जोर से बजाऊंगा कोई से डैमेज हो गई तो एक बार जोरदार ताली आपकी डैमेज नहीं होगी। देखो शानदार भाई साहब ने काव्य पाठ किया और जोरदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया लोग आते जा रहे हैं, धीरे धीरे जमेगी रंग। और ये बच्चा तो शानदार, देखो तालियां बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है बेटी, है ना। बिल्कुल जयपुर की शान है। जयपुर जब भी कुछ करता है तो बढ़िया ही करता है, और हमेशा अपनी जो बात होती है वो इस तरह से मैं करना शुरू करना चाहता हूं कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाए पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो अब ये जो तालियां हैं ऐसे घनघोर होती जाएंगी। अब देखना थोड़ी देर में इतनी शानदार ऑडियंस यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, और जो आज की रात आप भूल नहीं पाएंगे। मैं देश के जाने माने जो बढ़िया से बढ़िया लोग थे उनको आपके समक्ष लतीफ साहब ने लेके प्रस्तुत किया है। तो जोरदार तालियां अपने क्यूरेटर साहब के लिए बजाए और जवाहर कला केंद्र के इस प्रयास के लिए बजाए। आज हमारे बीच सरदार जी भी हैं, तो जिस टीम में सरदार हो, सेनापति हो, वो असरदार परफॉर्मेंस तो करेगी। क्यों करेगी ना जी, मनजीत जी। नाम भी मनजीत है इनका, मन जीत रखा है। भाभी जी के भी विचार हैं कुछ अलग। कई बार क्या होता है कि नाम के विपरीत भाभी जी के विचार हो जाते हैं, क्योंकि शादी से पहले भाई हर महिला चंद्रमुखी होती है, फिर थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, फिर वो कहेगी जा जवाहर सर के इसकी छत पे चढ़ के कूद जा तो भी सुखी और मैं भी सुखी। तालियां कमजोर है भैया। देखो कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और होली पे तो कतई नहीं लेनी चाहिए। होली पे तो रंग भरी पिचकारी, हमारे गुरुजी पागल जी थे, वो कहते थे कि रंग भरी पिचकारी परोसन के बेमारी, तो हमारी तबीयत प्रसन्न है गई। देख के यो नजारो हमारी घरारी ने जब बेलन से हमारे सर पे मारी, तो हमारी खोपड़ियां सन्न रह गई। तो ये होली की मस्तियां हैं, और शानदार इस मस्ती को प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूं कि सीधे ही हंसने का उपक्रम अपन शुरू करें। और भाई सूरत अजनबी जो हमारे बीच आया है, जो अजनबी सूरत है, आपके दिल में जो सूरत बसेगी, जोरदार तालियों से भाई सूरत के लिए। माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ, और जवाहर कला केंद्र कमेटी व पीके मस सर के विशेष धन्यवाद के साथ साथ आप सभी पधारे मेरे प्यारे श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मुझे आगे किया है इन पीछे बैठे नाटो देशों ने। तो यकीन मानिए इस समय मेरी स्थिति बिल्कुल यूक्रेन जैसी है, लेकिन मैं पीछे बैठे इन कवियों से कहना चाहता हूँ कि भारत जैसा फंडा रखता हूं, भारत सरकार जैसा फंडा रखता हूं, दिमाग को गुट निरपेक्ष कर ठंडा रखता हूं, न जाने कौन से देश में कहां उलझ जाऊं, मैं तो परमानेंट जेब में तिरंगा झंडा रखता हूं। क्या बात है, आप लोगों को हंसाने के लिए मुझे बुलाया है। वैसे आप लोगों को हंसाने के लिए मंच पर देश के बड़े बड़े प्रख्यात विख्यात और कुछ खूंख्यात कवि आए हुए। इन कवियों में मेरे में सिर्फ भाई साहब इतना सा फर्क है, ये सारे कवि सर्जन के कवि हैं, अपन विसर्जन के कवि हैं। वो तो लगता नहीं। इनमें से किसी ने एक देश की यात्रा, तो किसी ने 2 देश की यात्रा, तो किसी ने 4 देश की यात्रा कर रखी है। पर आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने मात्र इस 27 साल की उम्र में 40 देशों की यात्रा करने की सोच रखी।
पर कोई लेकर तो जावे। ये लोग मुझे ले जाना नहीं चाहते, तो भाई साहब मैं भी स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं भी जाना नहीं चाहता। मैं आप लोगों को थोड़ी देर हंसाऊंगा, एक भी बात टेंशन की नहीं करूंगा भाई साहब। अभी एक पिछले कवि सम्मेलन में एक कवि मंच पर आया, उसने जोश जोश में गाया, नशे की लत को मिटा दो, नशे की लत को मिटा दो। एक सुनने वाला खड़ा होकर बोला, इस कवि को ही मिटा दो। इसलिए मैं तो ऐसी कोई जोश जोश में टेंशन की बात नहीं करूंगा। वीर रस की तो मैं एक भी लाइन नहीं बोलूंगा भाई साहब। वीर रस में क्या होता है, वीर रस का कवि आके इतनी खतरनाक बातें करता है कि सुनने वाला बेचारा पहले डर जाता है। वीर रस का कवि आके ही कहता है, मैं खून से कविताएं लिखता हूँ। बाबूजी मैं तो शायरी से ही लिखता हूँ। नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका रिस्क कौन उठाओगे? बहुत बढ़िया। हाँ, ये अलग बात है, कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं लाल पेन से लिख लेता हूँ। इसलिए भी आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि मैं भाई साहब बहुत आइडियोलॉजी कवि हूँ। हाँ, आइडियोलॉजी भी गई बार मेरे 12वीं कक्षा में मेरिट में आने में 60% ही कम थी भाई साहब। गजब का है भाई, जोरदार तालियां हो जाए। गजब आइडियोलॉजी। और मेरे आइडियोलॉजी होने के मैं आपको एक एक प्रमाण दूंगा, और प्रमाण में लग जाएगी। आपके मजे की बात कर रहा हूँ, तो इस कवि सम्मेलन को आपकी प्रतिक्रिया से खोल देना। मैं बता रहा हूँ, बचपन से आइडियोलॉजी हूँ भाई साहब। अभी थोड़े दिन पहले मेरे मोहल्ले में एक बहुत बड़े सेठ जी की बच्ची की शादी थी। क्या प्रवीण भैया? बहुत बड़े सेठ जी की बच्ची की शादी थी, तो उन्होंने मुंबई से कैटरिंग वालों को बुलवाया, एक से बढ़कर एक खाने का सामान बनवाया, लेकिन हमारे सिंगल इन्विटेशन भिजवाया। तो भाई बोले मैं जिमने जाऊं, मम्मी बोले मैं जिमने जाऊं, बहन बोले मैं जिमने जाऊं। मैंने कहा, रे लड़ो मत, मेरी ये ट्रिक अपनाओ, एक एक जाकर जिम आओ। सच बता रहा हूँ प्रवीण भैया, मैं बचपन से आइडियोलॉजी हूँ। अभी थोड़े दिन पहले विज्ञान के गुरुजी ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, एक बाल्टी में रासायनिक पदार्थ डाले और अपनी जेब से 10 का सिक्का निकालकर बाल्टी में डाला, और हम बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों ये सिक्का गलेगा या सही रहेगा? मैंने कहा, सर ये सिक्का सही रहेगा। बोले वेरी गुड, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, सर अगर ये सिक्का गलता तो आपकी जेब से नहीं निकलता। बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या प्रवीण भी, ये समस्या है। मेरे हिंदी के गुरुजी ने कहा प्रार्थना पत्र लिखो, सारे बच्चों ने प्रार्थना पत्र लिखा। मेरी तो एक ही बार पिटाई हुई है स्कूल में, और वो भी आइडियोलॉजी होने की वजह से। हिंदी के गुरुजी ने कहा प्रार्थना पत्र लिखो, सारे बच्चों ने प्रार्थना पत्र लिखा, मैंने भी लिखा, सारे बच्चों ने लास्ट में लिखा आपका आज्ञाकारी। भाई साहब मैंने वहां लिख दिया आपका अधिकारी। बहुत बढ़िया। समस्या हो गई। बहुत बढ़िया क्या भाई साहब, समस्या है। अभी थोड़े दिन पहले एक पड़ोसी आकर बोला, सूरत भाई आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूं पिसवाने चलना है। मैंने कहा तू किसी और की ले जा। कि नहीं आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूं पिसवाने चलना है। भाई साहब मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, उसने अपने गेहूं का कट्टा निकाला, मैं मोटरसाइकिल पर बैठा, उसने गेहूं का कट्टा रखा और मोटरसाइकिल पर बैठकर मुझसे बोला, सूरत भाई दौड़ाओ। मैंने कहा पहले नीचे उतर कर धक्का तो लगाओ, मजे तो अब लेना। बैठकर बोला सूरत भाई दौड़ाओ। मैंने कहा नीचे उतरकर पहले धक्का तो लगाओ। प्रवीण भैया उन्होंने धक्का लगाया, पर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर जोर से धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अंत में उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट, परंतु गाड़ी स्टार्ट होती इसकी खोपड़ी गच्चा खा गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होती ही चक्की आ गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या समस्या है प्रवीण भैया? हाँ बिल्कुल। हाँ, पर उसकी खोपड़ी गच्चा खा गई, गाड़ी स्टार्ट होती चक्की आ गई, चक्की आती मैंने कहा भाई साहब गाड़ी बंद कर दूं। बढ़िया क्या समस्या, आगे सुनो आप। हाँ, मैंने कहा भाई साहब गाड़ी बंद कर दूं जब तक आपके गेहूं पिसेंगे। वो हाथ जोड़कर बोला भाई साहब लेकिन वापिस इधर से नहीं चलेंगे। ये सब समस्या है भाई साहब। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ ना, ये अभी कह रहे थे दुबला पतला है, मेरे लिए बोल रहे थे, समस्या है। कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता भाई साहब। मैं आप लोगों को थोड़ी देर हंसाऊंगा, आनंद और मस्ती के साथ सुनना। आप जैसे सुन रहे हैं ना, मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है कि अगर सुनने वाले अच्छे हो तो ये सुनाने वालों का भाग्य होता है, और सुनाने वाले अच्छे हो तो ये सुनने वालों का भाग्य होता है।
लेकिन आप लोगों के बीच में आकर मुझे लग रहा है यहाँ सुनने वालों का भी भाग्य है और सुनाने वालों का भी क्या बात है, क्या बात। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई साहब, मेरे दुबला पतला होने से मुझे एक ही फायदा है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। फायदा सिर्फ इतना सा है कि कोई भी आदमी मुझे अपनी गाड़ी के धक्का लगाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उसको मालूम है गाड़ी स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले इसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। मैं तो भगवान के दर्शन करने मंदिर में भी जाऊं तो समस्या, रास्ते में लोग रोक कर कहते रहे बेटा तुझे भक्ति की नहीं शक्ति की जरूरत है। वह नहीं समस्या है सर, आगे सुनो आप। और सबसे बड़ी समस्या तो दुबला पतला होने से कोई लड़की प्यार व्यार करना तो दूर की बात, भाई साहब राखी तक नहीं बांधती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आगे समस्या है, सुनो आप। हाँ बिल्कुल है। कोई लड़की प्यार व्यार करना तो दूर की बात, भाई साहब राखी तक नहीं बांधती। वो राखी इसलिए नहीं बांधती कि ऐसे भाई के क्या राखी बांधे जिसकी रक्षा ही हमें करनी पड़े। बढ़िया नहीं समस्या है सर। हाँ, ये दुबला पतला होने की मैंने परवीन भैया को समस्या बताई तो इन्होंने पूरी बात समझाई। बोले सूरत अजनबी तेरी सूरत इतनी खास नहीं, तेरी तो हड्डियों पर मांस नहीं, क्या तेरे से कोई लड़की प्यार करे, तेरी तो 4 दिन भी जीने की आस नहीं। वह नहीं आगे समस्या है। समस्या है, हाँ। बहुत भारी है। एक स्कूल में पढ़ाने गया भाई साहब, पहला ही दिन था, मजे अब लेना। मैं कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंजीत सिंह जी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहला ही दिन था, स्कूल में पढ़ाने गया। मैंने पहले ही बच्चे को खड़ा किया। मैंने कहा बता बेटा रामधन ये धरती क्यों घूमती है। छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी। बढ़िया क्या समस्या है दीपक भैया। हाँ, मेरे गांव में शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आ गए भैया, तो मैंने जोश जोश में ऑडिशन दिया तो फिल्म वालों ने मुझे धर्मेंद्र के रोल के लिए लिया। दोबारा शूटिंग हो रही है। हाँ, शोले फिल्म वाले आए, ऑडिशन लिया तो मैंने भी ऑडिशन दिया। फिल्म वालों ने मुझे धर्मेंद्र के रोल के लिए लिया, पर भगवान कसम गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे। मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। फिर गब्बर सिंह ने मेरे यहाँ पिस्तौल लगाकर मुझसे कहा बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब मैंने भी ऐसा ही कहा, बसंती मेरी बहना, बसंती मेरी बहना मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब बसंती नाटक करने लग गई। बोली नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो डीजे लगाए। क्या बात है, क्या बात, क्या समस्या है सर। हाँ, मेरा दिमाग तो तब खराब हो गया जब अभी परवीन भैया मेरे को रास्ते में बोल रहे थे सूरत आजकल की लड़कियां गुलाब होती है, हम तो गुआर पार्टी के पोते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन देश के सारे कवियों ने कविताएं लिखी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। भाई साहब तब मैंने एक कविता लिखी, बेटा बचाओ। और बेटा कैसे बचाओ, आपकी एक एक पंक्ति समझ में आ जाए तो मजे लेना। मैं कवि सम्मेलन को शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। कविता सुना रहा हूँ। स्वागत क्या समस्या है सुनना आप। जब लड़कियों का अकाल पड़ जाएगा तो क्या हालात होने वाले, एक एक पंक्ति को आनंद के साथ सुनना और मजे लेना। मैं इन बड़े कवियों के लिए मीटिंग बिछाने का काम कर रहा हूँ। आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे नहीं। कविता मैंने लिखी या बाबूजी आपने? बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या समस्या है, सुनो तो सही आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे 17। कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा। शादी करने के लिए लड़का बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेगा। लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। क्या हालात हो जाएंगे तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। लड़की पाने के लिए लड़के की तरह तरह से होगी इंक्वायरी। साक्षात लड़की ही लेगी लड़के का साक्षात्कार। वो इंटरव्यू होगा भाइयों इस प्रकार कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे। चाय पानी की बात कर रहा हूँ भैया, बहुत अच्छे कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे, घुमाओगे फिराओगे, ऐश कराओगे। और मैं जितना कहूंगी उतने ही इंच मुस्कुराओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या समस्या आगे सुनो। समस्या तो यही है। और मैं जितना कहूँ
ठुकराओगे तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना सीधा फार्म रिजेक्ट। क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही ख्वाबों में मुझे भी वो पत्नी रूप में नजर आई, तो मैंने भी उसके लिए किस्मत दांव पर लगाई। भाई साहब मैंने भी लगाया पूरा चेक और चेक, जैसे तैसे मेरा जोड़ा बन जाए एक। ऐसी भ्रष्टाचार युक्त शादी से मैं मन ही मन हो रहा था राजी, इतने में किसी ने डबल चेक लगा कर दिया फिर मुझे बाबा जी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। हालांकि फिर भी मैंने इस कंपटीशन को आगे करना चाहा फाइट, तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड बीवियों की साइट। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो काम चलाओ। क्या बात है। परंतु यहाँ पर भी मेरी किस्मत चली गई। आवेदन करते ही कॉपी संडे में चली गई और मुझे नोटिस मिला कि कारण बताओ, आप पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। कारण बताओ, आप पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। मैंने कहा रे भाई साहब मेरे पहले वाली बीवी तो मेरी सारी किस्मत मोड़ गई, मुझे लूटकर विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई। कमाल क्या सर, समस्या है कि विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई, इसीलिए शादी करना चाहता हूँ दोबारा। कोई उम्मीद हो तो बायोडाटा इस प्रकार है हमारा। नाम सूरत अजनबी, निवासी मालपुरा, कद 5 फुट 6 इंच, रंग है भूरा और इखेरा बदन, मेरीज गार्डन के पास में ही है मेरा सदन। जो भी ये रिश्ता करवाएगा भाई साहब मेरे लिए तो वो भगवान ही कहलाएगा। तो ये मुझे देखने सुनने वाले भगवान हो, अपने भीतर का भगवान जगाओ, मुझे कहीं से भी एक लड़की दिलाओ। बेटियां तो बहुत बचा रहे हो आप, इस एक बेटे को भी बचाओ, इस एक बेटे को भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।